नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय मैटर पर आधारित है, जिसकी आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह के डिक्टेशंस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लंबे समय से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों के आशा के अनुरूप परिणाम नहीं निकल पाए हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई नई पुनर्वास नीति ने इन प्रयासों के बेहतर परिणाम आने की उम्मीद जगाई है। नई नीति के अनुरूप नक्सलवाद से नाता तोड़ने वालों को अब सीधे उनके घर नहीं भेजकर करीब 1 साल तक खास तौर से बनाए जाने वाले पुनर्वास जोन में रखा जाएगा, जहां वे अपने भावी जीवन को बेहतर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण लेंगे। देश का एक हिस्सा लंबे समय से नक्सलवाद से जूझ रहा है। केंद्र सरकार ने भी इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकारों को हर संभव मदद प्रदान की है। समन्वय और प्रभावी हो, इसी इरादे से केंद्र सरकार ने नई पुनर्वास नीति लागू करने की ओर कदम बढ़ाया है और नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए इस कदम को प्रोत्साहन का स्तर बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि पुनर्वास की पुरानी नीतियों के भी सकारात्मक परिणाम आते रहे हैं। इसी साल करीब 800 माओवादियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में ऐसे नक्सली तक थे जिन पर 20-20 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। फिर भी यह महसूस किया जा रहा था कि पुनर्वास की दिशा में कुछ और प्रयासों की जरूरत है। नई पुनर्वास नीति में सबसे अहम तथ्य यह है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सीधे उनके गांव में न भेजकर सरकार के पुनर्वास शिविरों में भेजा जाएगा। इन शिविरों में उन्हें मानसिक, शारीरिक और व्यावसायिक तौर पर इस तरह प्रशिक्षित कर दिया जाएगा कि जब वे गांव जाएंगे तो उन्हें यह नहीं सोचना पड़ेगा कि वे किसी से घुलेंगे मिलेंगे कैसे और काम क्या करेंगे। छत्तीसगढ़ देश का सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित राज्य है, इसलिए पुनर्वास शिविर भी छत्तीसगढ़ में लगाए जाएंगे। फिलहाल 5 जिलों में इसके इंतजाम किए गए हैं। नई नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता के तौर पर तुरंत 1.5 लाख रुपए देने, भूखंड आवंटित करने, होम लोन प्रदान करने जैसे प्रोत्साहन के अन्य प्रावधान भी किए गए हैं। यह नीति नक्सलियों में मजबूती से यह संदेश देने में सक्षम है कि देश उन्हें अपना मानता है, उनकी चिंता कर रहा है, इसलिए वे प्रगति, विकास, शांति व अमन चैन की राह पकड़ स्वयं, परिवार और देश की खुशहाली में भागीदार बने। इस नीति पर प्रभावी अमल हुआ तो उम्मीद की जा सकती है कि 2026 तक नक्सलवाद के पूरी तरह खत्म होने का लक्ष्य और आसान हो जाएगा। देश से जुड़ी 2 ताजा खबरें हैं। पहली यह कि देश के 100 बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति 1 साल में 40% बढ़
गई है और वर्ष 2020 की तुलना में तो यह संपत्ति दोगुनी हो गई है। इससे दुनिया में देश का नाम चमका है, जिस पर गर्व किया जाना चाहिए। यह देश की तरक्की और समृद्धि को भी निरूपित करती है। दूसरी खबर यह कि केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना की अवधि बढ़ाकर दिसंबर 2028 कर दी है। यानी गरीबों को हर महीने जो मुफ्त अनाज मिल रहा है वह दिसंबर 2028 तक उन्हें ऐसे ही मिलता रहेगा। यह मायूस और नाउम्मीद करने वाली स्थिति है। हमारे लोग भूखे न मरे, उनका पेट भरना चाहिए, इससे कोई नाइत्तेफाकी नहीं हो सकती। पर उन्हें अगले 4.25 साल भी पेट भरने के लिए मुफ्त अनाज पर निर्भर रहना पड़ेगा। यह तथ्य चिंता पैदा करने वाला है। यह दर्शाता है कि सरकार के पास मुफ्त अनाज पा रहे 80 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का कोई खाका नहीं है और इतनी बड़ी आबादी अगले 4.25 साल में भी घर की जरूरत का अनाज खरीदने तक की स्थिति में नहीं आ पाएगी। तब हमारे उद्योगपतियों के द्रुत गति से अमीरी की ऊंचाइयों के सोपान दर सोपान तय करने पर गर्व कैसे किया जा सकता है। यह पहलू तो इसका संकेत है कि इस एक साल में देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत बढ़ गई है। आने वाले 4-4.25 साल में यह अंतर और ज्यादा बढ़ने वाला है। यह तो असमानता की स्थिति है और बुरी बात यह है कि असमानता का स्तर क्रमशः बढ़ता जा रहा है। किसी एक का बढ़ता जाना और दूसरे का उसी अवस्था में पड़ा रहना या उससे भी नीचे जाना देश के समग्र विकास और समृद्धि का पर्याय कदापि नहीं हो सकता। इसके तो दुष्परिणाम ही सामने आएंगे। कभी अस्थिरता, कभी अराजकता, कभी भ्रष्टाचार, तो कभी वर्ग संघर्ष के रूप में। नीति नियंताओं, सरकार और नागरिकों सबको इस पर विचार करने की जरूरत है कि असमानता की इस खाई को कैसे पाटा जा सकता है। इसके कई रास्ते हो सकते हैं। सबसे ताजा उदाहरण रतन टाटा का है, जिन्हें पूरी दुनिया ने परोपकारी उद्योगपति माना है। उन्होंने अपना उद्योग बढ़ाने के साथ साथ हजारों लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम भी किया। विकास की सही परिभाषा यही है, दूसरों को उठाते हुए खुद ऊंचा उठना। यह रास्ता उन्होंने चुना। सब कुछ उद्योगपतियों पर नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को भी इसके लिए कमर कसनी होगी और कैसे निर्धन को सामान्य, सामान्य को मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग को उच्च वर्ग में तब्दील करना है, इस बारे में सोचना होगा। स्टॉप।